शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैंने पहले ही बताया था बेटा कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा होता क्यों? ऐसा होने का कई कारण है। देखो, एक तो कारण है फर्स्ट की रेजिस्टेंस होना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब मूव करते हैं तो इनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सारे के सारे, तो जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सारे के सारे, यहाँ इधर से राइट टू लेफ्ट, तो करंट प्रोड्यूस होगा इनके अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमने देखा कि करंट इधर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जब ये मूव करते हैं तो पहला कारण ये है कि ये आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। आपस में कोलाइड करते हैं तो आप कह सकते हो ड्यू टू फ्रिक्शन। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रीजन, इसकी अगर मान लो रेजिस्टेंस कुछ है, रेजिस्टेंस का पता है आपको, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा बैरियर जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। जिस भी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा बेटा रेजिस्टेंस होगी, समझना, जिस भी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही वो हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही क्या करेगा? वो हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब ये भी कह सकते हो सर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया, कहोगे सर पेपर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस करता? बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर या दे आर नॉन मेटल, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है। हम बात केवल कर रहे हैं उनकी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे डायमंड है या पेपर है, वुड है, लकड़ी है, इनका रेसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat। और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऐसा होता क्यों है वो भी लिख लो, वाई, द रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स flowing through the conductor collide with the atom of the conductor. The moving electrons hand over their kinetic energy to the colliding atom.
अब किसको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पॉजेस बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी, अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे पास कैसी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसे एनर्जी को जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो होता क्या है, जब दो एटम आपस में कोलाइड होते हैं, वैसे दो तो एटम है नहीं, दो से ज्यादा एटम है, बट हम दो एटम की बात कर रहे हैं। जब ये दो एटम आपस में कोलाइड होते हैं तो एक बंदा दूसरे को अपना काइनेटिक एनर्जी दे देता है। अब ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है पहले से, क्योंकि ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। ठीक है, ओके ओके, फेयर इनफ। देखो ऑलरेडी जो है, मान लो एटम ए, ये एटम बी के पास अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, ए ने भी अपना इसको दे दिया, ऐसे चलता रहेगा। अब इसके वजह से होगा क्या कि इसके वजह से जो बी एटम है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हीट के फॉर्म में लूज होगा, और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। इसके वजह से जो मेटल्स हैं या एलॉय हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। बेस्ट हीटिंग डिवाइस अगर आपको बनाना है तो आपको एलॉय लेना होगा। एलॉय की दो अच्छी प्रॉपर्टी है। एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। पहली कारण एलॉय क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी, हाई रो। दूसरा कि जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाता या आग नहीं लगती है, तो लेस रिएक्शन टुवर्ड ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये आग नहीं पकड़ता है। बाकी बाकी जैसे मैग्नीशियम की बात कर लो, याद करो मैग्नीशियम जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, अगर उसको आप ऑक्सीजन अगर हीट करते हो या जलाते हो तो आग पकड़ लेता है वो, या वो जल जाता है, ऑक्साइड बना लेता है। बट एलॉय की अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो इतनी जल्दी जलता नहीं है, वो बर्न आउट नहीं होता है। तो खासकर हम जो भी अप्लायंसेस बनाते हैं वो निक्रोमियम एलॉय का बनाते हैं। किसका? निक्रोम एलॉय का। अब निक्रोम एलॉय किससे मिलके बना हुआ है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए, बेसिक पूछ सकता है। ये मिलके बना है निकिल, Ni फॉर निकिल, दैट इज 60%, Cr दैट इज 12%, Fe 26%, Mn दैट इज 2%। और भी बहुत सारे हैं बट इतना हमें जानना है। अब एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की, और इस पढ़ाई को किया उन्होंने, इसलिए उनके नाम पे जूल्स लॉ रख दिया गया। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज जूल्स लॉ? जूल्स लॉ, तो भाई जूल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through when electric current flows through a resistor, the work done to overcome the opposition to the flowing charge is converted into heat। अब इन्होंने ये कहा कि किसी कंडक्टर में जो फ्लोइंग चार्ज फ्लो कर रहे हैं उनका जो ऑपोजिशन है, मतलब रेजिस्टेंस है, उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को उन्होंने जूल्स लॉ कहा। इनके हिसाब से पहली बात इन्होंने ये कहा कि जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। इन्होंने कहा कि जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। दूसरी बात इन्होंने कहा जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। एक मिनट है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब छोटा सा एग्जांपल बताओ, तुम्हारे घर में
गीजर है अगर पानी गर्म करने वाला, और मान लो केशव ने 1 घंटे चलाया और पीयूष ने 2 घंटे चलाया, सबसे ज्यादा पानी किस में गर्म होगा? सेम वॉट का है, सेम कैपेसिटी का है, पीयूष का, क्योंकि पीयूष ने 2 घंटे तक गीजर चलाया तो पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा। सही बात है। दूसरा, मान लेते हैं केशव के पास एक रूम हीटर है और पीयूष के पास भी एक रूम हीटर है। केशव के पास जो रूम हीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और पीयूष के पास जो रूम हीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, और आराम से चलाया जा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दोनों चला रहे हैं। सबसे ज्यादा रूम किसका गर्म होगा? केशव का। रीजन क्या है? कि उसके पास जो हीटर है वो अच्छे क्वालिटी का है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। करंट का भी यही सीन है, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करोगे अपने सर्किट में, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। बात समझना, जितना ज्यादा बेटा आप, जितना ज्यादा करंट आप सप्लाई करो अपने सर्किट में, उसका स्क्वायर है यहाँ पे, उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। इन सारी क्वेश्चन को जब जोड़ा गया, जब इन सारी क्वेश्चन को जोड़ा गया तीनों को, तो एक फाइनल इक्वेशन आया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये इक्वेशन याद रखना, वेयर H इज अ हीट, I इज अ करंट, R इज अ रेजिस्टेंस एंड T इज अ टाइम। द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जो वर्क डन का होता है बेटा वही जूल का भी होता है। द SI यूनिट ऑफ इज जूल। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा 1 जूल कितना होता है, तो क्या कहोगे? कहोगे सर जब आप 1 एम्पेयर करंट फ्लो करो, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करो और उसका रेजिस्टेंस क्या हो? 1 ओम हो, और कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली हीट होगी वो कितनी होगी? 1 जूल होगी। क्या होगी? 1 जूल। कोई समस्या? आई होप नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको जे से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे। महान महान बच्चे हैं, रिवाइज भी करने नहीं आते हैं, फिर कहेंगे कि हमको नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक एमसीक्यू याद कर लो वैसे कि 1 कैलोरी, ये भी हीट को नापने की यूनिट होती है, वो बराबर होती है 4.184 जूल। ये कहीं हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लो, ये बस याद कर लेना आपको। ये यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन है कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.1 जूल होता है, या कह सकते हो 4, याद करने के लिए सिंपल 4 याद कर लो, ये 4 गुना ज्यादा होता है। हीटिंग इफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देखो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एक तो आपके घर में जो गीजर है, ठीक है, रूम हीटर है वहां पे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इलेक्ट्रिक लैंप, ये पूछा जाता है। अब तो ऐसा बल्ब नहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मिल सकता है। एक पहले बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट लगे होते थे, कुछ इस तरह का एक होता था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें फिलामेंट लगे होते थे, ठीक है। ये फिलामेंट जिस मेटल का होता था उसको कहते थे टंजंक्शन मेटल, एलॉय है ये भी, ठीक है। इसके अंदर गैस भरा जाता था, कैसा गैस? इनर्ट गैस, मतलब ऐसा गैस जो रिएक्शन ना करे। तो कौन सा गैस था? आर्गन गैस था, आर्गन या नाइट्रोजन। ये ऐसे गैस हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहते हैं। तो होता क्या था, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे तो ये जो फिलामेंट है वो रेड हॉट हो जाता था, और इस फिलामेंट का रेड हॉट होने की वजह से जो लाइट प्रोड्यूस होती थी वो इस गैस से रिएक्ट करके आपको लाइट प्रोड्यूस करती थी। और इस टंजंक्शन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हो कि ये होता था 3380 डिग्री सी, मतलब अगर इतना टेम्परेचर पहुंचा तब जाके ये फिलामेंट फ्यूज होगा, नहीं तो फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो गैस भरा जाता था वो इनर्ट गैस भरा जाता था। इनर्ट गैस की खासियत ये है कि हाई टेम्परेचर के होने के बाद भी ये
जलती नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो वाई दिस आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा द गैस लाइक आर्गन एंड नाइट्रोजन do not react with the hot tungsten filament and hence prolong the life of filament of इलेक्ट्रिक बल्ब। इसलिए इसमें आर्गन गैस भरा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि वाई आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जो सेकंड मोस्ट एप्लीकेशन फिर पूछा जाता है पेपर से, वो फ्यूज के बारे में पूछा जाता है। फ्यूज, तो फ्यूज क्या चीज है बताता हूँ। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके घरों में यूज होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है, एमसीबीसी पोटेंशियल पे काम करती है। तो फ्यूज में एक पतला सा वायर लगाया जाता है, इसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। इस वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो एक थ्रेशोल्ड तक होती है। मतलब अगर आपने आपके मान लेते हैं कि ये जो फ्यूज की कैपेसिटी है वो ये है कि ये 10 एम्पेयर तक करंट पास कर सकता है। तो जैसे ही 11 एम्पेयर करंट होगा ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये फ्यूज मेल्ट और ब्रेक होगा तो आपके सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो अप्लायंसेज है, मान लो इसके बाद इस फ्यूज से आपने एसी को जोड़ दिया है, तो आपका एसी को कुछ नहीं होगा, ये केवल फ्यूज उड़ जाएगा, एसी बच जाए। क्यों? करंट आगे पास नहीं होगा। ठीक है, सो फ्यूज क्या है? फ्यूज इज फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ thin copper wire having low melting point। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। जैसे ही थोड़ा सा भी हाई हुआ टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ये मेल्ट कर जाएगा। कैसे हाई टेम्परेचर होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे तो बाकी जो आपके अप्लायंसेस है जिससे भी जुड़ा है, जैसे फैन से जुड़ा है, वो बच जाएगा, बाकी सामान आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो है काम आपके घरों में होता है। ये छोटे छोटे आपके जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उसमें भी लगे होते हैं। ठीक है, फ्यूज वायर के ही कॉन्सेप्ट पे जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि एमसीबीसी पे बना हुआ है। तो सर्किट में कैसे यूज़ होता है, ये सर्किट थोड़ा याद कर लो। अगर आपको ये सर्किट अच्छा याद रहा और अगर आप बना पाओ तो ये अच्छा रहेगा। वैसे तो उम्मीद ही कम है डिस्क्रिप्टिव आएगा, क्योंकि ये सिलेबस 1 में ही है ना, ये आप देखोगे तो। अच्छा, सिलेबस 1 में वो आ रहा है बेटा, लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है। टर्म 1 में लाइट आ रहा है ना, पक्का चेक किया किसी ने? मैंने भेजा था, किसी ने चेक नहीं किया होगा, वैसे मैंने भेज दिया था कल शायद। ये रहा। तो टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है? तो मैथ का आ रहा है, केशव ने मुझे भेजा है। क्लास 10 टर्म 1 में देखो, केमिकल रिएक्शन से बेटा केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आ रहे हैं, पहले 3 चैप्टर, जिसमें से एक पढ़ लिया हमने। वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब लाइफ प्रोसेस आ रहा है, एंड नेचुरल फेनोमेना चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 क्या? लाइट। चैप्टर 11 है ह्यूमन एंड कलरफुल। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट एक्चुअली हो चुका है इस बैच आपके सीनियर नेक्स्ट वाले बैच में, बट फिर से लाइट करा दूंगा मैं। तो लाइट आपका भी करा दूंगा जिसका छूटा हुआ लाइट। और बाकी एसिड बेस एंड सॉल्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मंडे से। तो मंडे वाले बैच में, ऑनलाइन वाले बैच में 5 बजे एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो आपका वहाँ हो जाएगा ये चीज़ें। और क्या, मेटल है नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टर्म में तो नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, पढ़ लो उतने ही शिद्दत से, क्योंकि सेकंड टर्म में तो आएगा ना। सेकंड टर्म के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। मान लो यहाँ पे है आपका कोई और डिवाइस,
यहाँ पे है आपका फैन और यहाँ पे आपका है बल्ब, ऐसे लगा हुआ है। ठीक, बाकी ये सर्किट कंप्लीट है। यह फ्यूज, तो अगर किसी भी तरह से ये फ्यूज अगर खराब हो गया, मतलब मेल्ट हो गया, तो आपका करंट यहाँ से चलेगा, बट जैसे ही ये मेल्ट होगा आगे करंट नहीं जाएगा। जब आगे करंट नहीं जाएगा तो बाकी जितने भी आपके अप्लाइंसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेल, ये है फैन और ये है बल्ब, सब आपका बच जाएगा। केवल फ्यूज के उड़ने से बाकी डिवाइसेस बच जाएंगे। इसलिए फ्यूज का ये रोल है। इसी बेसिस पे जो है आजकल एमसीबी आ रहा है। एमसीबी का फुल फॉर्म किसी को पता है? एमसीबी, इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सेम काम इसका भी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक वायर पतली से लगी होती है, और जैसे ही कोई टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से किसी वजह से शायद शॉर्ट कर सकते हैं, तो एमसीबी गिर जाती है, मतलब ऑफ हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट, तो देखो बेटा क्या होता है, क्या क्या खासियत होती है जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जितने भी, जैसे टंगस्टन है, चाहे निक्रोमियम है, उसके क्या क्या खासियत है। तो पहला ये है, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। दूसरा, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा, इट शुड नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड वेरी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई एक्सपेंड हो जाएगा, लेंथ या ब्रेथ उसकी बढ़ेगी नहीं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड नॉट बी वेरी हाई, शुड नॉट बी वेरी हाई। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिससे हम अपनी हीटिंग डिवाइस बनाते हैं। क्या क्या हीटिंग डिवाइस आपके घरों में? इलेक्ट्रिक ओवन होगा, टोस्टर होगा, रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो आप लोग, गीज़र होगा, आयरन होगा, ये सारे हीटिंग डिवाइस है जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। वेरी नाइस। ओह, चलते हैं बेटा लास्ट टॉपिक पे, देखते हैं खत्म हो जाए आज तो बेटर है यार। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, जब पावर नाम सुनते हो तो आप क्या समझते हो? मेरे पास बहुत पावर है कहते हैं ना, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसा जाता है? तो पावर होता है बेटा फिजिक्स में वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इससे कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इंपॉर्टेंट वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज W अपॉन T। पावर कैसा यूनिट होता है? वाट। वर्क का होता है जूल और टाइम का होगा सेकेंड। ठीक, तो अगर मैं बोलूँगा कि 1 वाट कितना होता है, तो आप कहोगे कि 1 जूल वर्क डन करो 1 सेकंड के अंदर। 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर is the electric work done per unit time, per unit। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट बेटा याद रखना, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। ये कन्वर्जन याद रखना, काम आएगा मेरे को। अब कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कहा कि P जो होता है वो W अपॉन T होता है। थोड़ा
थोड़ी देर पहले जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तो वर्क डन को मैंने बताया था कि V इंटू आई इंटू टी होता है। कैसे बताया था बताता हूँ। V इंटू आई इंटू टी कहाँ से आता है? अगर आप ध्यान से देखो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये पढ़ा सभी ने? चलो और आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस W को अगर हम यहाँ रख दें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। कैंसिल आउट कर दो तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया V इंटू आई। ये सेकंड फॉर्मूला याद रखना कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और करंट दिया हो तो पावर कैसे निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे। ऐसे ही अब आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, इससे देखो कितने सारे फॉर्मूला बनेंगे इस वाले फॉर्मूले से। अब ओम्स लॉ लगाते जाओ। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको एक बात पता है, क्या पता है? V अपॉन आई सर होता है R, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर। इसमें रख दो। जैसे रखोगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिसिटी दी गई है और रेजिस्टेंस दिया और पावर पूछा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ओके, सिमिलरली इसी फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से ही मैं क्या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकता हूँ? अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर से सेम अगर हम पुट कर दें इसको P इज इक्वल टू वी इंटू आई में, इसमें, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू वी अपॉन आर, यानी V स्क्वायर अपॉन आर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मिल गया पावर का। ये सब याद रखना है बेटा। तो पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला मिल गया V स्क्वायर अपॉन आर। कितने फॉर्मूले मिल गए अभी तक? 4 मिल गए। ठीक है, 1 2 3 और एक ऊपर ये W अपॉन टी, ये वाला जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो पावर के टोटल 4 फॉर्मूले आपके हाथ में आ गए और ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं एक जगह लिख देता हूँ। पहला, पावर होता है सर V इंटू आई। दूसरा, पावर होता है सर आई स्क्वायर इंटू आर। सबसे पावर ही निकलेगा बेटा, ठीक है। और तीसरा पावर होता है सर V स्क्वायर अपॉन आर। और जो इसका बेसिक फॉर्मूला है पावर होता है सर W अपॉन टी। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है पावर कैलकुलेट करने के लिए। न्यूमेरिकल करा देंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। एक कन्वर्जन है, आपको याद कर लो। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आएगा भी नहीं। 1 किलोवाट आवर ये होता है बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आता है, हर साल आया है और ये आएगा। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, जब केंद्र सरकार कहते हैं, मतलब ये केजरीवाल कहता है कि हम 200 किलोवाट फ्री, 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, उसका मतलब 200 यूनिट का मतलब होता है 200 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट बराबर होता है बेटा 1 किलोवाट आवर। दिस इज अ कॉमर्शियल यूनिट। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे कि किलोवाट आवर इज अ कॉमर्शियल यूनिट। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है। दिस इज कॉमर्शियल यूनिट। ये भी पूछा गया आपसे पेपर में, एमसीक्यू में। जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर, पर आवर नहीं, आवर होता है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और होती है लास्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर अलग चीज है बेटा और इलेक्ट्रिकल पावर अलग चीज है। पावर, अगर केवल पावर बोलूंगा मैं तो हम W अपॉन टी करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पावर आ गया, इसमें वर्ड जुड़ गया इलेक्ट्रिकल, तो आपको करना है पावर इनटू टाइम। याद रखना, पावर इनटू टाइम कर देना है। और आपको जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि कॉमर्शियल यूनिट आपको दिया है और पैसे निकालने, कितने बिजली का बिल आया, तो वहां पे आप लोग इलेक्ट्रिक पावर निकालोगे। और याद रखना, ये जो पावर होगा इसको आप कन्वर्ट करोगे किलोवाट आवर में, और टाइम को किस में लोगे? आवर में। मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे लिखा अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट। एक रेडियो है जिस पे लिखा है 60 वॉट और वो रन कर रहा है 50 घंटों के लिए, 50 आवर्स के लिए आप चला रहे हो। तो बताओ हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम।
तो वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। ये है टाइम, तो पावर हो गया 60 वॉट, ठीक है, और टाइम है 1 आवर, 50 आवर। मैंने कहा जब ई निकालना होगा वो होता है पी इंटू टी। ई जो होता है वो पी इंटू टी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट पावर को हम वॉट में नहीं लेंगे, किलो वॉट में लेंगे। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पावर को, कैसे? 60/1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलो वॉट। क्या आ जाएगा? किलो वॉट। 0 से 0 कट गया, 0.06 किलो वॉट हो गया। अब ई निकालोगे, ई इज इक्वल टू निकालोगे पी इंटू टी। तो पी कितना हो गया? 0.06 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 किलो वॉट आवर। बेटा ये जो 3 किलो वॉट आया है यही आपका कॉमर्शियल यूनिट आया, मतलब 3 यूनिट बिजली का बिल आया है। आपके घर में अगर एक रेडियो है जो 50 घंटे के लिए चल रहा है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो 60 वॉट कवर करता है, बिजली लेता है, तो आपके जो बिजली का बिल आएगा वो 3 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 3 यूनिट। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, इफ 1 यूनिट इज 2 रुपीज। अगर 1 यूनिट का दाम 2 रुपये तो बिजली का बिल कितना आएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2, 6 रुपीज आपका बिजली का बिल आएगा। सही है, आसान है ये तो। देखो एक क्वेश्चन और कर लो, देखें आसान है तो आप लोग को ये क्वेश्चन आना चाहिए। लिखा है अ बल्ब इज rated, a bulb is rated at 1200 volt and 100 watt. What is its resistance? क्या इसका रेजिस्टेंस होगा? फिर आगे कह रहा है 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 4.6 पर यूनिट। ओके, ये है सवाल, बहुत डिटेल में आप पढ़ो फिर समझो। बाकी गायब हो गए लोग। ओके, ओनली केशव है, बाकी लोग का पेपर नहीं है। चलो, बाकी लोग तेज है। चलो केशव ट्राई करो। क्या क्या गिवन है पहले देख लो, जो जो गिवन है उसको एक जगह लिख लो। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये चीज़ गिवन है और क्या गिवन है? टाइम गिवन है और ये पैसा गिवन है। तो जो गिवन है लिख लो, गिवन V that is 200 volt, P that is 100 watt, टाइम 4 आवर। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है। रेजिस्टेंस पूछा है, तो अगर रेजिस्टेंस पूछा तो हमें लगाना पड़ेगा P इज इक्वल टू V²/R। ये फॉर्म लगाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि P है मेरे पास, V है, R नहीं है, तो मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूँ V²/P। और V की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 200 और P की वैल्यू हो जाएगी 100। काट दिया, ये हो जाएगा 400, है ना? तो 400 रेजिस्टेंस 400 ओम आ गया। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम है ई निकालना। ई होता है सर P इंटू टी, और P किस में लिया जाना है? किलो वाट आवर में लेना है, मतलब किलो वाट में लेना है, और टाइम आवर में लेना है, याद रखना है। जबकि P कितना दिया है? 100 वाट दिया है, तो जब 100 वाट दिया किलो वाट के लिए 1000 से डिवाइड, ये किलो वाट बन जाएगा। और टाइम कितना दिया है? 4 आवर। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये हो गया आपका 0.1 इंटू 4, ये आ गया बेटा 0.4 किलो वाट आवर, क्योंकि किलो वाट में पावर निकलता है। ये तो आ गया किलो वाट में पावर। अब पूछा कितना पैसा लगेगा। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि एक कैसे बल्ब, कितने सारे बल्ब हैं ऐसे? 5 बल्ब हैं, ये तो एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है ना। दिस इज फॉर वन बल्ब। अब सर इसे मल्टीप्लाई बाय उतना कर देंगे जितनी बल्ब है। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब, तो 5 बल्ब हो जाएगा E5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5, यानी कि 2 किलो वाट आवर। अच्छा, और ये पांचों बल्ब जो है वो कितने घंटे चल रहे हैं? 4 घंटे। हाँ जी। यानी कि टाइम
जो है वो 4 घंटे, अच्छा छोड़ो वो तो समस्या अलग बात है, 4 घंटे तो चल रहे हैं। अच्छा छोड़ो, 4 घंटे का कोई इशू, हम 4 घंटा लगा चुके हैं ना, वो तो हम 4 घंटा ऊपर लगा चुके हैं, फिर से लगाएंगे तो डबल हो जाएगा। 2 किलोवाट जो है वो सारे बल्ब मिलके खा रहे हैं, ठीक है, और 1 यूनिट का दाम है 4 रुपये 60 पैसे। तो टोटल पैसा कितना आएगा, वो हम 4 घंटे लगा चुके हैं यहाँ पे, बार बार नहीं लगाएंगे। तो ये तो चारों बल्ब मिलके इतना एनर्जी खा रहे हैं जब वो 4 घंटे चल रहे हैं, और 1 यूनिट का दाम है ये 2, इसका मतलब हुआ बेटा 2 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम है 4 रुपये 60 पैसा पर यूनिट। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना। अब पैसा जो है बिजली का बिल अमाउंट वो हो जाएगा 4 × 6 × 2, दैट इज 9.20 पैसा बिजली का बिल आएगा। तो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ऐसे क्वेश्चन मैंने भर भर के लिए दिए हैं वर्कशीट में। तो मेरे जितने वर्कशीट है उनको लगाओ, टॉपिक देखो खत्म हो गया, क्योंकि कल पेपर है तुम्हारा, तो एटलीस्ट 2 चैप्टर तो मैंने कवर कर दिया, बात समझ रहा, हाँ जी। एटलीस्ट